हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं आयुषी आज आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, एक और सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे शिवांगी से कि किस तरीके से उन्होंने अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और बहुत अच्छा स्कोर किया एंड जेआरएफ जो है इस अटेम्प्ट में जून 2025 अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। किस तरीके से इनकी जर्नी रही, किस तरीके से कुछ मार्क्स से जब नेट होता है, जेआरएफ रह जाता है, तो उसको कैसे कॉप अप किया और किस तरीके से ये पूरी की पूरी जर्नी इनकी रही, वो सारी चीज़ें हम जानते हुए चलेंगे। क्या स्कोर रहा पेपर 1 पेपर 2 में, क्या स्ट्रेटजी रही पेपर 1 पेपर 2 की, एंड कैसे टाइम मैनेजमेंट और किस तरीके से नोट प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जहाँ पे हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। अगर बात करें नेट की तो 6% to 7% आपका जो है ये रेट रहता है इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज, और अगर बात करें जेआरएफ की तो मात्र 0.5 to 0.6% हमारे पास जो है सिलेक्शन रहता है जेआरएफ का। इस बार जून 2025 में लगभग 300 स्टूडेंट्स ने ओवरऑल जेआरएफ लिया है कॉमर्स से, और जहाँ पे मैं बात करूँ कि कितने स्टूडेंट्स इस बार अपीयर किए थे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। इस बार 60,217 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था और उनमें से लगभग 300 बच्चे हैं वो अपना जेआरएफ जो है वो अचीव कर पाए हैं। तो कैसी ये जर्नी रहती है सारी चीज़ें जानेंगे। अब मैं नहीं, अगली आवाज़ जो है वो बिल्कुल शिवांगी की होगी, वो आपको हर चीज़ बताते हुए चलेंगे एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था बीकॉम एमकॉम एंड और क्या क्या चीज़ें इन्होंने इसके साथ की, वो सारी चीज़ें हम जानते हुए सीखते हुए चलेंगे। यस, वेलकम शिवांगी, आपका स्वागत है एंड यस ज़रूर बताइए अपने बारे में। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ था और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ही मैंने सीए ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मेरा ठीक है तो उसको हम आगे परस्यू कर सकते हैं, इसलिए सीए ज्वाइन किया एंड आफ्टर दैट एमकॉम मैंने कंप्लीट किया अपना। और फिर सीए इंटर में मेरे थोड़े अटेम्प्ट्स लगे, लेकिन इट मेक मी रियलाइज कि मुझे फाइनेंस सब्जेक्ट पर्टिकुलरली उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड बिकॉज ऑफ दैट उसमें मेरा एग्जामिशन भी था। एंड आफ्टर अ व्हाइल ड्यूरिंग स्टडी प्रोसेस में जब मैं लाइब्रेरी में जाती थी वहाँ पे मुझे जेआरएफ के बारे में पता चला कि वहाँ पे जेआरएफ भी कुछ होता है और उसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखते तो मुझे वो रीचेबल लगा। तो मैंने अपने घर पे बताया तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि हाँ यू शुड कंटिन्यू विद दैट जेआरएफ के लिए। तो मेरे 3 अटेम्प्ट्स लगे थे आरएफ को प्रॉपर क्लियर करने में। इसके पहले मेरा नेट ही होता रहता था और कुछ कुछ मार्क्स से मेरा जेआरएफ रुक ही जाता था, कभी 1-2 मार्क्स से ही हो जा रहा है। और जैसे मैंने पहला अटेम्प्ट मेरा जून में हुआ था तो वो तो कैंसिल हो गया एंड उसके बाद जो अटेम्प्ट हुआ उसके बाद मुझे लग रहा था जो री एग्जाम होता है हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। पर उसमें नॉर्मलाइजेशन होके फिर मेरे मार्क्स भी कम हो गए और फिर कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ जेआरएफ। एंड अगेन मैंने 2 महीने बाद पीडी एग्जाम हुआ था, उसमें भी मेरा कुछ नंबर से 4 क्वेश्चन से फिर मेरा जेआरएफ हो गया था। जब मेरा जैन में जो एग्जाम लिया था फिर मैंने उसमें देखा, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया क्वेश्चन का, मेरे क्या क्या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब किस यूनिट के पर्टिकुलरली कॉमर्स का मैंने ये किया था कि सब्जेक्ट लिख के वो क्वेश्चन अगर जो गलत हो रहा है किस यूनिट का हो रहा है। तो मुझे वहां से ये पता चला मेरा बैंकिंग और टैक्स में बहुत ज्यादा गलती हो रही थी। और वैसा हुआ भी, स्टैटिक क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे बैंकिंग के ईयर्स वगैरह कमिटीज की सारी चीजें बहुत ज्यादा आ रही है और वही चीजें मेरी बहुत गलत हुई थी। तो फिर उसके ऊपर मैंने ज्यादा काम किया। तो फिर जैसे जेआरएफ अड्डा पे क्लासेस होती रहती है सुबह के टाइम पे, मैम पेपर 1 की क्लासेस होती थी तो फिर हम वो लाइव अटेंड करते थे एंड उसके बाद शाम को आपकी जो क्लासेस होती थी उसको रिकॉर्डेड देख लेते थे। और ड्यूरिंग द प्रोसेस जो पहले के टाइम पे हम ऐसा करते कि मॉक्स लगा लेते थे एंड आपकी क्लासेस के बाद फिर वो रिवीजन सेक्शन पूरा चलता था, मतलब थोड़ा थोड़ा होता था तो फिर वो जल्दी रिवाइज हो जाता था। और उसके बाद संडे के टाइम पे जो भी मतलब पूरी वीक डेज में जो पढ़ा होता था वो संडे को प्रॉपर ऐसा होता था कि संडे इज अ रिवीजन डे फॉर मी, तो वो प्रॉपर रिवीजन करते थे। और जैसे हर अगले संडे को जो पिछले संडे का किया हुआ है वो भी रिवाइज हो जाता था और जो मतलब फिर रिवीजन भी मैम जल्दी जल्दी होने लगा था। मैंने ये चीज नोटिस किया, जैसे हम अगर अपनी नोट से पढ़ रहे हैं और वीडियो से जो आप लोग पढ़ा रहे हैं उसमें पढ़े, अगर आप लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे की क्लास हो रही है और हम उसको नोट करके तो मेरा 10-15 मिनट में ही हो जाता था, उसमें टाइम नहीं लगता था। मतलब
एक बार किया तो दूसरी बार किया, फिर वो टाइम कम होते चला जाता था। तो मुझे लगता है कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी वजह से मेरा हुआ है। और पीवाईक्यू बहुत मैंने अटेम्प्ट्स किए थे, मतलब 2012 से मैंने स्टार्ट किए थे पीवाईक्यूज और 23 तक के किए थे, 24 का तो मेरे पास ही था। तो पीवाईक्यूज मैंने 2 to 3 टाइम्स ऐसा रिवीजन कर लिया। ओके, हाँ, तो रिवीजन और पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से किए थे, फ्रीक्वेंटली पीवाईक्यूज लगाए, जिसकी वजह से जो है थोड़ा अच्छे से एप्लीकेशन बेस्ड आप समझ पाए होंगे कि कंसेप्ट आपको क्लियर है। और जैसा कि आपने बताया कि आप सीए भी कर रहे हो, तो सीए इंटरमीडिएट में बहुत सारा सिलेबस, हमारा सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है और बहुत डेप्थ में आप पढ़ते हो, सब्जेक्टिव नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा होती है सीए जैसे एग्जाम्स में। तो वहाँ से आपको क्या हेल्प मिली? आप बहुत सारे बच्चे ना, एक मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पे पेड बैचेस में भी ऐसे होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, वो भी अपना सीए परस्यू कर रहे होते हैं, या तो अपने फाइनल्स में होते हैं या सीए कर चुके हैं, है ना, या जॉब कर रहे हैं। तो वो कैसे मैनेज करें? लाइक सीए का जो सिलेबस है और जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, सिलेबस हम बोल सकते हैं कि चलो सेम है, बट अप्रोच दोनों की बहुत ज़्यादा अलग है। तो वो जो आप पढ़ते हो, जो सीखते हो, वो कैसे अप्लाई कर सकते हो जेआरएफ करने के लिए, कैसे आपको वो हेल्प कर सकता है, वो चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैम सीए इज मोर लाइक अ प्रैक्टिकल, उसमें सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। तो फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना फाइनेंस का बता रही थी, तो वहां से मुझे ऐसा लगे कि वो मेरे न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था उसने। तो मुझे यहाँ जेआरएफ करने के लिए यहाँ पे ज्यादा न्यूमेरिकल मैं ध्यान नहीं भी दे रही थी, तो भी वो चीजें प्रॉपर अच्छे से कवर हो जा रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो होते थे वो छोटे छोटे ऐसे लगते थे। तो फिर मुझे ये प्लस पॉइंट लगता है कि जो सीए वाले बच्चों का होता है वो इजीली न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते, तो वो ज्यादा ध्यान अपना थ्योरी पोर्शन पे देंगे, तो फिर उनके और एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है। और तो फिर आपने पीवाईक्यूज किए, अच्छे से आपने बताया कि मैंने 2-2, 3-3 बार पीवाईक्यूज किए थे, तो पीवाईक्यूज कर लिए, बट जब बात आती है कि हम ये चेक करें कि मेरे को कितना आ रहा है, पीवाईक्यूज तो हम इसलिए करते हैं ना कि हमें ये पता लग जाए कि कितना हमें पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। बट जब आप बात करते हो कि मुझे चेक करना है कि मैंने कितना पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसके लिए आप क्या करते थे? पीवाईक्यूज पे ही रिलाई करते थे या कुछ एमसीक्यूज अलग से प्रैक्टिस करते थे, और क्या तरीका रहता था उन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का? फर्स्ट मैम जैसे अगर पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व किया या फिर मैं मॉक्स भी लगा रही हूँ, तो फिर मैं ये देख रही थी जो मेरी चीजें गलत हो रही हैं वो कुछ नया गलत हो रहा है या फिर मेरा कुछ पढ़ा हुआ गलत हो रहा है। अगर पढ़ा हुआ गलत हो रहा है तो फिर वो चीजें दोबारा से रिवीजन पे जाती थी। और अगर कुछ नया ऐसा मुझे सामने आया कि मतलब ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं है, तो फिर वो जो नीचे एक्सप्लेनेशंस होती थी उन्हें देखते थे, और प्लस उसके अगल बगल की चीजें भी जो होती थी वो गूगल से मिल जाती थी, या फिर आपकी क्लासेस में सर्च, अगर वो टॉपिक सर्च करे और आपको वो करे तो फिर वो प्रॉपर टॉपिक ही आ जाता है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। मतलब न्यू चीजें भी कवर हो जा रही और जो मुझे पुरानी नहीं आ रही है वो भी ऐसे मतलब दोबारा से रिविजन से हो जाती है। ओके, तो प्रॉपर रिवीजन जो है वो चीज़ रहती थी। अब एक चीज़ है मेरी, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी, और मतलब सेल्फ स्टडी यानी कि यूट्यूब वगैरह से पढ़ लो या एक प्रॉपर कोर्स स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ो। तो आपने जो है वो दोनों तरीके से ही अच्छे से स्टडी की हुई है ना? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या चीज़ आपको लगता है कि बेनिफिशियल है, क्या एक वे आउट हो सकता है कि किस तरीके से बच्चे को प्रिपेयर करना चाहिए। एंड जब वो फर्स्ट टाइम देता है ना, उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आप एज अ स्टूडेंट कि आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, जेआरएफ करना है, 2025 हमारे सामने अभी एग्जामिनेशन है जून वाला, तो ओवर द टाइम जो चीज़ें ट्रेंड वाइज चेंज हो रही हैं, तो उसमें आप एक बेस्ट वे आउट क्या दोगे किसी भी स्टूडेंट को कि वो कैसे स्टार्ट कर सकता है एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन, और उसके लिए चीज़ें बेनिफिशियल हो सकती हैं? मैम स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं वो क्लूलेस होते हैं, उन्हें मतलब ऐसा सिलेबस तो पता चल जाएगा इंटरनेट पे, पर वो सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें पता भी नहीं होती, वो एग्जाम में आ रही होती है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक बैच तो मतलब प्रिफर करना चाहिए। उसके बाद मतलब, और जब एक बैच आप कंप्लीट कर लेते हो फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे स्विच कर सकते हो, वहां से कंसिस्टेंट ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा। नहीं तो मतलब कभी पढ़ते हैं फिर ऐसा रख देते हैं, वैसा भी होता है कि कभी पढ़ा फिर रख दिया, लेकिन फिर हम मैम जबरदस्ती बैठ के पढ़ते रहते थे, नहीं मन हो रहा है फिर भी पढ़ना है, तो फिर वो चीज ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। और एक बार स्ट्रक्चर हमारे पास कंटेंट आ गया है, आप यूट्यूब पे देखोगे प्रॉपर आपका रिवीजन भी होगा, और मतलब जिससे कोई एडिशनल चीज आपको मिल भी रही है आप वो कंटेंट में आप ऐड भी कर सकते हो, और इससे ज्यादा वो हेल्पफुल हो जाता है।
हाँ, ये चीज़ रहती है, मतलब मैं भी ये चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आपको अगर स्कैटर्ड चीज़ें मिल रही हैं, या तो आप उसको पहले इकट्ठा कर लो एंड स्ट्रक्चर में तैयार कर लो, और अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड है चीज़ तो स्ट्रक्चर को फॉलो करो, देन उसमें चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी, प्रैक्टिस होती रहेगी। और आज के टाइम पे बहुत सारा जो है एक्सपोजर आपको मिलता है, हर चीज़ आपको मिलती है, तो बहुत कंटेंट ओवरलोडेड है, तो उसको जो है आपको ध्यान से जो है पिक करना होगा कि कितना कंटेंट मेरे लिए सफिशेंट है, किस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है, और वो एनालिसिस आपको अपना खुद करना होगा, एंड देन उसके बाद एक अच्छा डिसीजन आई थिंक हम बना सकते हैं, और वो चीज़ आपने भी की। हाँ जी। यस मैम, अभी के टाइम पे ऐसे बहुत सारे टीचर्स मार्केट में आ गए, मतलब वो बोलते कि इधर से ही आएगा क्वेश्चन, इधर से ही आएगा, मतलब मुझे ऐसे लगता है यार कैसे पागल बनाते हैं, बुद्धू बनाते हैं बच्चों को। मतलब मैम जो चीजें नॉर्मल है, जो हमें पता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ही है, तो वही बोलते हैं यहीं से आएगा। मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा बताओ ना, आपको पता है तो फालतू टाइम क्यों वेस्ट करो, ऐसा भी फील होता है, बुद्धू हाँ, ये बनाते हैं। चीज़ तो आपको एज अ स्टूडेंट एनालाइज करनी पड़ती है, क्योंकि चीज़ें मैंने बोला क्योंकि बहुत ज़्यादा है, कंटेंट ओवरलोड है, तो अपने आप को थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है, और उस पर आप उसको फॉलो करते हुए चलो। तो ये चीज़ें थी। बट एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, और कितने आर्ट्स डिवाइड किए थे, कैसे नोट्स बनाए थे मेनली कि आपको रिविजन अच्छे से मिल जाए, और आप टाइम कितना डिवोट करते थे इस तैयारी को यूजीसी नेट के? मैम पहले स्टार्टिंग मेरा जो दिन का होता था, तो पहले तो मैं छोटे छोटे मॉक्स लगाती, मतलब पूरे लेंथी मॉक्स नहीं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक का वैसा लगा लेते हैं, छोटे मॉक्स मतलब 10 to 15 क्वेश्चंस होते थे। उसके बाद से फिर आपने की क्लासेस पेपर 1 की जो चल रही थी उसको प्रॉपर मैं देखती हूँ, 12 बजे के अप्रॉक्स तक वो क्लासेस खत्म हो जाती थी। तो फिर 12 से 1 मेरा ऐसे रेस्ट का थोड़ा पीरियड था। फिर उसके बाद हम प्रॉपर जैसे 300 मार्क्स का जो मॉक्स होते हैं उसको हम लगाते थे, और बीच में फिर अगर उसके बाद उसे एनालाइज करते थे, मेरी गलती किधर क्या हुई है। फिर उसके बाद मेरा कॉमर्स का रिवीजन रहता था, उसे रिवीजन करते थे, वो मेरा चलता था 5 to 9 का वो स्लॉट था मेरा कॉमर्स का, और 2 to 5 का मेरा एक मॉक का वो स्लॉट था, और 9 to 12 का पेपर 1 का मेरा स्लॉट था। ऐसे 3 स्लॉट्स में डिवीजन किया। तो स्लॉट वाइज आपने डिवाइड किया हुआ था कि मॉर्निंग टाइम जो है क्लासेस दिख रही है मेरे को, फिर मेरे को रिवीजन करनी है शाम को, दोपहर में और रात को। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि आप टाइम डिवीजन करते हो, तो आपको क्लैरिटी रहती है कि मुझे कब क्या पढ़ना है, और वो आपको हेल्प भी करती है। एंड येस, एक चीज़ और कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप वीडियोज़ के थ्रू कर लो, या आप PDF के थ्रू कर लो, या आप मॉक टेस्ट मतलब जो आप लगाते हो वो कर लो। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है? और मैं आपको देखती थी, आप और आपका पूरा ग्रुप आता था 3-4 लड़कियों का, जब हम रणभूमि JRF की रणभूमि हमने स्टार्ट किया था रीनेट के लिए, तो मतलब आपस में ही होता था कंपटीशन कि मेरा ये क्वेश्चन सही हो रहा है, तेरा ये क्वेश्चन सही हो रहा है, तुम्हें ये नहीं आता, मुझे आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता था, और वहीं से मुझे याद है आपका नाम भी। तो मॉक टेस्ट जब आप लगाते हो तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, वीडियो और PDFs या फिर रिटन फॉर्म में कैसे करना चाहिए? मैम मैंने PDF नहीं देखा है, लेकिन मैंने जैसे खुद से मॉक्स लगाना और वीडियो का मॉक्स, मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया था, क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज्यादा बोरिंग सा भी हो जाता है, खुद से ही लगाए जा रहे। बट कभी कभी ऐसा भी होता है जो चीजें नहीं समझ में आई है, वो हम कितनी भी कोशिश कर रहे PYQs की, वो खुद से नहीं आती है समझ में, तो एक टीचर की हेल्प चाहिए रहती है, तो वो टीचर की हेल्प में आपसे मिल जाती थी कि आप ये समझा देते थे, ये समझा देते थे कि यहाँ पे ऐसा गलत हो रहा है, इस वजह से मतलब हमें डाउट भी होता था कि मैम ये भी तो हो सकता है ऑप्शन, तो अपने वो भी समझा देते थे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ये ज्यादा इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, तो वो चीज की हेल्प भी हो जाती है। तो फिर मेरे अकॉर्डिंग शायद दोनों चीजों को कंबाइन करके चलेंगे तो फिर वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते कि आप खुद से लगा रहे हो और वीडियो नहीं देख रहे हो, दोनों कंबाइन तो मुझे लगता है। हाँ, वीडियो से यही चीज़ रहती है, मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि वीडियो से आपको ये पता लग जाता है कि आपका क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। अदरवाइज आप खुद से लगाते हो तो गलत हो गया, समझ आ गया, फिर वो सर्च करने में हम इतना एफर्ट नहीं डालते और वो गलत ऐसे ही रह जाता है। तो एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ओपन मॉक्स इसको हम बोलते हैं कि वीडियो के थ्रू आप कर लो तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको करता है। अभी जो है आपने पेपर 1 में कितना स्कोर किया और पेपर 2 में कितना स्कोर किया ये बताओ, एंड साथ में क्या स्ट्रेटजी थी यूनिट वाइज कि कैसे मुझे कौन सी यूनिट को कवर करना है, और कौन सी यूनिट आपकी अच्छी होगी उसको कैसे कवर किया, अच्छी नहीं थी उसको कैसे कवर किया, ये चीज़ें कैसे रही? पेपर 1 में तो मेरा 72 की स्कोर था, और 222
मेरे टोटल स्कोर थी तो रिमेनिंग उसमें गया, मतलब 75-76 क्वेश्चन में पेपर 2 में करेक्ट हो गए थे और 75 यस एंड 72 मार्क्स मेरे पेपर 1 में थे। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सीए की इंटर में जो मुझे हेल्प मिली थी तो मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन बेटर था थ्योरी पोर्शन की कंपैरेटिव। तो फॉर एग्जांपल जैसे टैक्स अकाउंट्स और फाइनेंस का जो पार्ट है हम उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं देते थे और बाकी जो मेरे बीएमएचआरएम मार्केटिंग और लीगल ये सारे जो थ्योरी पोर्शन थे मेरे उसमें हम ज्यादा अपना एफर्ट डालते थे कि वो ज्यादा प्रॉपर अच्छे से हो जाए। मुझे ऐसा लगता था कि बीएमएचआरएम और आईबी ये सारी जो यूनिट है इसमें कुछ नया ही आ जाता है और इसलिए उसमें ज्यादा कोशिश करते थे कि जो नई चीजें हैं उन्हें एक नोट कर लो, उसको मतलब रिपीटेटिव रिवीजन होता है तो फिर वो भी याद हो जाती है, तो फिर ऐसे करते थे, उसको ज्यादा प्रेफर करते थे, उन चीजों को ज्यादा टाइम देते थे। और जिन यूनिट्स में मेरे मार्क्स भी कम आए थे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में उनको भी ऐसे टैकल करते, मतलब मैंने मैम शॉर्ट नोट्स ऐसा बना लिया था, मतलब मेरे पास अगर आप शो करें तो हाँ कर सकते हो शो। ये जैसे मेरे पूरे प्रॉपर शॉर्ट नोट्स थे, ईयर वाइज प्रॉपर लिख लिया था मैंने और लास्ट डे रिवीजन के लिए भी जैसे हमारा सुबह का सुबह का टाइम था तो इसको हम लेके ही गए थे कि हाँ इसको पढ़ के जाना है। मुझे ऐसे बैंकिंग से डर लगने लगा था कि यार इतने सारे इसमें ईयर होते हैं, ये मीटिंग्स होती हैं, कहाँ से क्या आ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता और उसमें यही पूछते हैं ईयर पूछते हैं कि आपको ईयर ही बताना है। तो फिर हम नोट करके लेके जाते थे कि यार इसको पढ़ते रहना ऐसे टैक्स थे और लॉ के भी ऐसे ही सेक्शन थे और हायर एजुकेशन में भी यही था, पूरे प्रॉपर ईयर क्रोनोलॉजी में तो ऐसे शॉर्ट नोट्स ऐसे बना के फिर इसको याद किया था मैंने। हाँ तो ये जो स्टैटिक पोर्शन रहता है आपने उसको बार बार लर्न किया और यही एक बहुत अच्छा तरीका है। और अपने नोट्स अच्छे से बनाओ, क्रिस्प नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो जल्दी रिवाइज होगा और बहुत बर्डन नहीं लगता फिर। तो ये एक बहुत सही स्ट्रेटजी है स्टैटिक पोर्शन को वो यूनिट्स को कवर करने की जिनमें रटना पड़ता है, हमें लर्न करनी पड़ती है, क्रैम करनी पड़ती हैं चीज़ें। बहुत बढ़िया। बाकी मैं पूछना चाहूँगी आपसे यूनिट नंबर तो हमारा जो पेपर 2 है उसमें यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। मैंने ये चीज़ फेस किया है ओवर द ईयर्स कि अकाउंटिंग जैसे यूनिट है, टैक्सेशन जैसे यूनिट है, यहाँ पे बहुत फंसता है बच्चा और स्टैट्स भी कहीं ना कहीं। इनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आपका क्या टेक है इस पर? मैम मैं तो जब ऐसे ही अकाउंट्स टैक्स और ये वाली स्टैट्स वाली यूनिट्स पढ़ रही मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा रिवीजन हो रहा है, इसको वापस से पढ़ रही हूँ दोबारा से, ऐसा लग रहा है मुझे वैसे सीए वाले टाइम्स याद आ रहे थे कि यार इसको ऐसे पढ़ाया था टीचर्स ने, अभी इसको फिर से ऐसे पढ़ रहे तो फिर वो बहुत ज्यादा रिवीजन हो गया मेरा। वो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था यार क्वेश्चन देख रहे थे, मतलब दिमाग कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, वो खुद ही आंसर आ रहे थे। मतलब वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और वो बेसिक्स कंसेप्ट जो है बेसिक उनको अच्छे से कवर करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इससे, क्योंकि सीए में तो आई नो कि कितना बेसिक्स से और आपको बिल्कुल हर एक चीज़ करनी होती है कवर। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाती है। तो बढ़िया था कि आपके लिए रिवीजन हो रही थी, बट इसमें ये चीज़ सबको बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ पे फोकस करो, बेसिक से स्टार्ट करो, डोंट जंप ऑन डायरेक्ट पीवाईक्यू की अरे पीवाईक्यू में ये आया क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपके बारे में कैसे फ्रेम हो जाए वो क्वेश्चन। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप समझ जाओगे एंड आप उस आंसर को बिल्कुल लगा दोगे। जैसे कि शिवांगी ने बोला कि मेरे को याद हो गए थे क्वेश्चंस, आपको भी ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, लिमिटेड तरीके होते हैं, बट उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। तो ऐसी ये चीज़ भी काफ़ी सही लगी। अब यूजीसी नेट को अगर आपको डिस्क्राइब करना है या किसी को जो फर्स्ट टाइम या रिपीट कर रहा है सजेस्ट करना है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए और क्या एक चीज़ हो जो उनको हेल्प करे और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो, है ना, और उनका जो है एफर्ट भी वेस्ट ना हो और उनको हेल्प करे अच्छे से बेटर तरीके से प्रिपेयर करने में, वो आप क्या सजेस्ट करोगे? अगर स्टार्टिंग अभी बच्चे कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है पहले बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। अगर आपको समझ में ये चीज़ आ गई है तो क्वेश्चन कैसा भी बन जाएगा आप वो सॉल्व कर ले जाओगे। और अगर रीडर्स थोड़े हो गए हैं, नेट हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ है, तो आई थिंक पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। वो घुमा फिरा के पीवाईक्यूज से ही आ जा रहे हैं क्वेश्चन, वो ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं रहे पेपर 2 में, उन्हीं चीजों को दोबारा रिपीट करके वापस से भेज दे रहे हैं क्वेश्चन में। तो आई थिंक पीवाईक्यूज एंड बेसिक क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है।
बेसिक्स क्लियर होना और PYQ से डिमांड समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बहुत सही, तो काफ़ी सही रहा, आपकी अप्रोच भी यही सही थी कि मैंने जो किया हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज़ करना और उसको अच्छे से पढ़ना, एंड जब मन नहीं है तब भी पढ़ना है, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो चीज़ क्लियर है ना। तो एक टाइमर लगा के पढ़ते थे। टाइमर लगा के, नाइस। और आपने एक और चीज़ बहुत अच्छी बताई कि मैंने टाइम डिवाइड किया हुआ था। जब टाइम डिवीजन होता है, एलोकेशन प्रॉपर होता है, तो बढ़िया तरीके से क्लैरिटी रहती है माइंड में कि कब क्या करना है। और संडे इज़ अ रिवीजन डे। तो ये सारे जो की टेकअवेज हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार अटेम्प्ट देना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा कैसे हेल्प कर पाया आपकी, और JRF अड्डा पेपर 1 के लिए कैसे हेल्प किया? मैम मेरा हुआ ही इसीलिए कि मतलब JRF अड्डा कॉमर्स स्पॉटलाइट मुझे मिल गया, नहीं तो अभी तक तो फिर मेरा वो सर्कल ही चलता रहता नेट का। और बहुत मतलब ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन इतनी क्लियर कंसाइज शॉर्ट में भी बता देते हो आप लोग, मतलब लोड ही नहीं लगता कि यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट था, इजीली आ जाता है, बहुत इजीली आ जाता है। और जैसे कोई क्वेश्चन नहीं भी हो रहा होता है, मतलब जैसे अपने DI के बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐसे बताए, पूरा क्वेश्चन एक बार में ही पढ़ लेना है, तो फिर वैसे ही करते थे मैं, जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन देता जा रहा है वैसे वैसे चीजें लिखते जा रहे हैं, क्या कैसे पूछ रहे हैं वो करते जा रहे हैं। अदिति मैम ने टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया था, मतलब चीजें अगर आप मतलब मैंने मैम ऐसे ही किया था, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में कि मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जैसे अफेक्टिव डोमेन का ऐसा आया, तो उसकी मैम ने जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक लेके वो चीजें डिफाइन क्या कर रही हैं उन्हें, मतलब उसको समझ के क्वेश्चन किया, वो चीजें तुरंत सॉल्व हो रहा था, उसमें टाइम नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा अदिति मैम ने भी ऐसा बोला था कि मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढो क्वेश्चन में जो आपको आ रहा, और उसके अगल बगल की सारी चीजों को मतलब दिमाग में चल जाना चाहिए, नोट्स पे कहाँ पे कैसा क्या लिखा है सब आ जाएगा, तो फिर वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने ट्रिक्स में बताई थी, कैसे सॉल्व करना, एजुकेटेड गेस कैसे लगाने, ये सारी चीजें मतलब हम इतने वर्ड्स से बोल भी नहीं सकते, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बताई, तो बहुत हेल्प की थी मुझे एग्जाम में सारी चीजें। जैसे कोई यूनिट आ रही थी उस टीचर की आवाज दिमाग में चलने लग जा रही थी, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कॉमर्स का ऐसा आ रहा था, आपका चल रहा था। और मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन पेपर 20 मिनट्स पहले हो गया था, तो फिर हम दोबारा उसको रिवीजन कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि मतलब वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल आया था, उसको सॉल्व मैंने मैम सही कर लिया, पर उसके बाद ऑप्शन दूसरा चूज कर लिया था, तो फिर मुझे आपका याद आया, हाँ तुम ऑप्शन गलत ही चूज करना, सही मत चूज करना। मुझे ये याद आ गया था हमारे एग्जाम में, फिर उसको ठीक किया, ऐसे कर रहे थे। बहुत मतलब एग्जाम मैम देकर मैं निकली, मुझे पता था कि मैं पापा को बोल दी पापा इस बार हो जाएगा, डोंट वरी। अरे नाइस, हाँ वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो खुद से अंदर से आवाज़ आ जाती है कि इस बार तो हो जाएगा, इतना तो कर आए हैं कि हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अभी जो है ये सारी स्ट्रेटजी जो आपकी है रही ये काफ़ी सही रही। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे आपने बोला ना कि आपने एजुकेटेड गेस करना सिखाया था, है ना, हमने क्लासेस देखी थी, तो जो एजुकेटेड गेस है, अब हर क्वेश्चन तो आपको आता नहीं होगा पेपर में, बेशक पेपर डुएबल आ जाए, स्टिल 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आइडिया नहीं लगता है या समझ नहीं आता है, तो उनको कैसे टैकल करें? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आया कि जो नहीं आ रहा और वहीं पे ख़त्म, कि अब आगे का पेपर कैसे होगा, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? एग्ज़ाम देते हुए ये कैसे आप मैनेज कर पाए थे? यस मैम, जैसे फॉर एग्जांपल मैम अदिति मैम ने ये सिखाया था मेरे क्लास में, उन्होंने बोला था अगर जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन का कोई एक पॉइंट ढूंढो जो तुम्हें मतलब ऐसा पता हो, वो पॉइंट ढूंढने के बाद उसके अगल बगल की सारी चीजें देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च का है, कोई कौन सा पर्टिकुलर रिसर्च है, उसको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में डिवाइड करो, उसके बाद उसके फीचर देखो, उस फीचर से रिलेट करते हुए ऑप्शन से मिल जाते थे, फिर वो उस मतलब अगल बगल की चीजें सारी अगर ध्यान में आ गई है तो फिर वो प्रॉपर सॉल्व हो जाने वाला है क्वेश्चन। इस ऐसे एजुकेटेड गेस लग जाते थे, तो मैम ने भी ऐसे बताया था क्वेश्चन एलिमिनेट करो चीजें करके, वो सब याद आ रहा था मुझे एग्जाम में, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि यार यू वर लाइक अ कंसिस्टेंट स्टूडेंट ना, तो वो आप अगर 6 महीने 1 साल मतलब क्योंकि आपने 2nd-3rd अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, तो वो 6 महीने 1 साल लगातार आप पढ़ाई करते हो, तो वो चीज़ें आपके अंदर बस जाती हैं ना, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वैसे ही आप रिएक्ट करते हो, वैसे ही आप आंसर भी लगाते हो। तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, जान के ये सारी चीज़ें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर
एंड येस, आई होप आप सभी को भी जो है बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। इन सभी पे काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है ये सारी चीज़ों को अपनी तैयारी में। एंड जब भी हम बात करते हैं ना एक सक्सेस स्टोरी की, तो उसमें कुछ ना कुछ पीछे कहानी होती है जो मोटिवेट रखती है हमेशा अपना क्यों करना है इस एग्ज़ाम को क्लियर। वो क्लियर अगर होगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप जो है बढ़ते चलोगे इस एग्जामिनेशन की तरफ। और हर किसी को सक्सेस एक बारी में नहीं मिल जाती है, एफर्ट करने पड़ते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार वेट करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा आप वेट करते हो उतना आपको चीज़ें नई सीखने को भी मिलती हैं। तो एंड मुझे भी ये शिवांगी आप भी बता सकते हो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता या आपका थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, कितना चेंज आपके अंदर आपको देखने को मिला है। मैम सबसे पहली बात ग्राउंडेड है अभी। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे हो जाता तो फिर ऐसा लगता है यार ये तो इजी था, ये तो आसानी से हो गया। ये वाली फीलिंग, जब तक दिल नहीं दुखता है तब तक उस चीज को मतलब मेहनत करने के लिए उतनी मोटिवेशन नहीं आती। मुझे लगता है शायद ये अटेम्प्ट लगना मेरा जरूरी था, मतलब ये रियलाइज होने के लिए इसकी भी वैल्यू है, इसको आपको देना पड़ेगा टाइम अच्छे से, ऐसे हवा में नहीं होता। हाँ, ये चीज़ वही ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। और आपके कंसेप्ट भी इतने ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करो, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है अभी निराश हो जाते हैं कि थोड़े मार्क्स से रह गया, या डर लगता है कि स्टार्ट कैसे करें। तो आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, अपने आप आगे आपकी जर्नी जो है वो जाती रहेगी। एंड यस, इसी तरीके से आपके लिए और भी सेशंस हम लाते रहेंगे जिसमें आप बढ़िया तरीके से एंजॉय करें, पढ़ें। एंड एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप जुड़ना चाहते हैं JRF अड्डा के साथ तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स एंड कंप्लीट पेपर 1 का बैच आपके लिए है और आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। एंड DEC20 कोड यूज़ करके आप 20% डिस्काउंट भी जो है वो अवेल कर सकते हैं। और जैसा कि बताया शिवांगी ने कि एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी करना ज़रूरी है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। तो स्ट्रक्चर्ड वे में हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वो सारी चीज़ों से आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। एंड गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर आ रहा है बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बट एक करेक्ट गाइडेंस अगर हो तो आप जो सिली मिस्टेक्स करते हो या जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं वो आपको प्रॉपरली मिल जाती हैं और वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करती हैं। तो थैंक यू शिवांगी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड यस, ज़रूर जो है आपसे मिलेंगे, ठीक है। आप आइएगा कभी और अपना जो भी आपका फ्यूचर प्लान है ना, वो ज़रूर आप उस पर काम करो। और कोई भी हेल्प आपको चाहिए या आप स्टूडेंट्स की हेल्प करिए जिनको रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट्स में आप अपने कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज जो है वो ज़रूर आ जाना चाहिए फॉर शिवांगी। एंड इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपके लिए जो है हम सक्सेस स्टोरीज भी लाएंगे, क्लासेस भी लेके आते हैं, सो दैट आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।